हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिष पलवादिया आपके अपने YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपने जो राजस्थान जियोग्राफी चल रही थी उसके अंदर एक नेक्स्ट नए टॉपिक की बात करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 3 से 4 प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक यदि पूरा देखते हो तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए और वीडियो कैसा लगा है इसकी भी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो चलिए आज अपने जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। आज का टॉपिक क्या रहेगा? राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक स्वरूप को आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन जिस क्रम से यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा तो उसको यदि आप ध्यान से देखो तो आपके भौतिक पदार्थ से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना 0% हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे भौतिक विभाजन। किसके बारे में पढ़ेंगे? भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब भौतिक स्वरूप क्या होता है? किसी भी क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिक स्वरूप कहलाता है। और अध्ययन को सरल बनाने के लिए इसके अलग अलग क्या कर दिए जाते हैं? भाग कर दिए जाते हैं, जिसके क्या बोलते हैं? भौतिक विभाजन कहते हैं। तो इस भौतिक विभाजन के लिए सर्वप्रथम जो प्रयास है वो प्रयास किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयास करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था V.N. मिश्रा। V.N. मिश्रा की एक पुस्तक थी जिस पुस्तक का नाम क्या था? उसकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। और इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। यानी राजस्थान का भौतिक विभाजन कितने भागों में कर दिया था? इन्होंने 7 भागों में कर दिया था। किसने? V.N. मिश्रा ने, जो राजस्थान के सर्वप्रथम भौतिक विभाजन के प्रयास करने वालों में आते हैं। फिर यदि बात करें तो दूसरी बार किसने प्रयास किया? तो दूसरी बार की यदि बात करें तो दूसरी बार में एक और नए विद्वान आते हैं जिनका नाम है S.K. सेन। S.K. सेन। इस S.K. सेन ने 1967 के अंदर 1968 में इन्होंने राजस्थान को 3 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। और इन्होंने किसको आधार माना था? इन्होंने जलवायु को आधार माना था। किसको आधार माना था? जलवायु को। यानी राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो दूसरी बार करने का प्रयास किसने किया था? S.K. सेन ने किया था। कब किया था? 1968 में किया था। और S.K. सेन ने राजस्थान के भौतिक विभाजन को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा था। और इसमें से आधार क्या माना था? जलवायु को आधार माना था। और V.N. मिश्रा ने जो प्रयास किया था वो लगभग 1967 और 66 और 67 के लमसम किया था। यदि तीसरी बार प्रयास की यदि हमने बात करते हैं, तीसरी बार जो प्रयास है वो किसने किया था? वो किया था प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। रामलोचन सिंह ने। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 में तीसरी बार राजस्थान का भौतिक विभाजन का प्रयास किया था। और इन्होंने भौतिक विभाजन यानी राजस्थान के भौतिक विभाग को 2 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांटा था? इन्होंने मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा था। उसके बाद में यदि आप बात करना चाहो तो साहित्यिक शब्दावली के आधार पर भी राजस्थान का भौतिक विभाजन किया गया है। शब्दावली के आधार पर, साहित्यिक शब्दावली के आधार पर भी राजस्थान को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो आता है वो नाम क्या है? मरु। 2 नंबर क्या आएगा? मेरू। और 3 नंबर क्या आएगा? माल। मरु का मतलब क्या होता है? मरुस्थल। मरु का मतलब होता है मरुस्थल। और मेरू का मतलब होता है अरावली। मेरू का मतलब होता है अरावली। और माल का मतलब होता है उपजाऊ भूमि। उपजाऊ
भूमि और राजस्थान में सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि की यदि मैं बात करना चाहूँ तो कौन से क्षेत्र में आता है? हाड़ौती क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। तो ये शुरू में जो प्रयास किए गए थे वो प्रयास किए थे सर्वप्रथम वीएन मिश्रा ने किया था, 7 भागों में बांट दिया था। दूसरी बार एसके सेन ने किया था, 3 भागों में बांट दिया। और आर जलवायु था, तीसरी बार प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 में बांटा था। कितने भागों में? 2 भागों में। और साहित्यिक शब्दावली के आधार पर भी राजस्थान को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मरुस्थल, मरु का मतलब मरुस्थल, नंबर 2 मेरू का मतलब अरावली, नंबर 3 माल का मतलब उपजाऊ भूमि, और कौन सा क्षेत्र? हाड़ौती क्षेत्र। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में अपने बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग को 4 भागों में बांटा गया है। वो किस आधार पर बांटा गया और किसने बांटा है वो भी अपने डिटेल में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में भी बांटा गया है, उसके बारे में अपने बात करेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से यदि आपको पूछ ले भाई राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया, तो आप उत्तर क्या बताओगे? 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इसके लिए 2 वैज्ञानिक आते हैं, 2 विद्वान आते हैं। उनका नाम क्या है? एक तो का नाम है प्रोफेसर A.K. तिवारी, प्रोफेसर A.K. तिवारी, और एक आते हैं आपके प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना। इन दोनों की एक पुस्तक है, इन दोनों की क्या एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम क्या है? राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। और इस बुक में इन्होंने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। और इन्होंने आधार क्या माना था? इन्होंने आधार माना था जैसे हो गया जलवायु, धरातल, तापमान, नदी बेसिन आदि को आधार मानकर इन्होंने राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांट दिया था, प्रोफेसर A.K. तिवारी और प्रोफेसर हरिमोहन सक्सेना ने। अब देखिए 4 भाग कैसे। तो यदि मैं एक बार शॉर्ट के रूप में मैप के हिसाब से मैं देखना चाहूं तो देखो, सबसे पहले तो यहां से लेकर ये एक विभाग हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया और एक ये। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भाग हो गए। इस पहले को तो बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थल, दूसरे को बोलेंगे अरावली, और तीसरे को बोलेंगे अपने पूर्वी मैदान, जहां नदियों का मैदान आता है, जिसे जहां नदियां बहती है, पूर्व का मैदान। और ये लास्ट में बन गया आपका हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। ये 4 क्षेत्र है, 4 भौतिक स्वरूप थे, इन चारों में बांट दिया था। यदि मैं इसकी बात करना चाहूं तो मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? 33 सागर का। 33 सागर का अवशेष क्या है? तो वेगनर का सिद्धांत के अनुसार है। वेगनर का सिद्धांत अपने बाद में पढ़ेंगे। उस वेगनर के सिद्धांत के अनुसार मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है। अरावली किसका है? गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का। अब आपको शुरू में यदि आपको ये क्रम से याद है तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएंगे। क्या? 33 गोंडवाना क्रम से। तो ये किसका हो जाएगा? ये 33 हो जाएगा, और ये गोंडवाना लैंड। कहने का मतलब पहला मरुस्थल है, मरुस्थल किसका अवशेष है? 33 सागर का। अरावली किसका? गोंडवाना का। पूर्वी मैदान किसका? 33 सागर का। हाड़ौती पठार किसका? गोंडवाना का। ये इनके अवशेष या निर्माण या उत्पत्ति के बारे में थी। अब अपने चारों जो भौतिक प्रदेश है एक बार उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर बाद में हम एक एक भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो चारों भौतिक प्रदेश के लिए सबसे पहले लिखता हूं मैं, आप इसी प्रकार जिस प्रकार मैं नोट्स लिख रहा हूं उसी प्रकार आप नोट्स भी बना सकते हो। भौगोलिक भूभाग, और मैंने एक तो लिख दिया भौगोलिक भूभाग और एक मैंने लिख दिया उत्पत्ति या फिर अवशेष, उत्पत्ति या अवशेष, और मैंने लिख दिया यहाँ पर क्षेत्रफल। क्या लिख दिया?
क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल लिखने के बाद में मैंने यह लिख दिया जनसंख्या। सबसे पहले यदि मैं भौगोलिक भूभाग यानी भौतिक स्वरूप की बात करता हूं तो सबसे पहले आएगा आपके पश्चिमी रेगिस्तान। पश्चिमी रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान। पश्चिमी रेगिस्तान किसका अवशेष है? आपने अभी पढ़ा था 33 गोंडवाना। 33 गोंडवाना सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और ये कितने क्षेत्रफल पर क्या है? राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर? राजस्थान के 61.11% भूभाग पर क्या है? मरुस्थल है। और इस मरुस्थल के अंदर जो जनसंख्या निवास करती है वो कितने हैं? पूरे प्रदेश की 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। फिर यदि नंबर 2 की बात करता हूं तो नंबर 2 पर आ जाएगा आपके अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश। और अरावली प्रदेश के अंदर यदि बात करूं 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, तो 2 नंबर पर क्या आ जाएगा? गोंडवाना। गोंडवाना लैंड का अवशेष है या गोंडवाना लैंड से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। और अरावली 9.1% भूभाग पर क्या है? राजस्थान के 9.1% भूभाग पर क्या है? अरावली है। और यहाँ जनसंख्या वो कितनी निवास करती है? पूरे प्रदेश की 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। नंबर 3 की यदि मैं बात करता हूँ, नंबर 3 का आता है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर यदि मैं बात करता हूँ 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना यानी किसका अवशेष हो जाएगा? ये 33 सागर का अवशेष, या आपने बोल सकते थे 33 सागर से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। और यहाँ ये पूर्वी मैदान का जो क्षेत्र है वो कितना है? 23.3% भूभाग का पूर्वी मैदान का क्षेत्र पर आता है राजस्थान के। और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कितनी निवास करती है? 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। फिर आपका लास्ट बच गया, और लास्ट का नाम क्या रहेगा? या आप तो इसको बोल सकते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पठारी पठार है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। या अपने इसके बोल सकते हैं हाड़ौती का पठार। क्या बोल सकते हैं? हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। वही 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, तो ये किसका अवशेष हो जाएगा? या किससे उत्पत्ति हुई है? गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति हुई है, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड से। और यहाँ का जो क्षेत्र है वो कितने क्षेत्रफल पर पूर्वी पठार है? 8.69 यानी 6.89% भूभाग पर क्या है? आपके दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती पठार है। और यहाँ पर राज्य की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। तो ये अपने भौगोलिक भूभाग और उनके बारे में कुछ विशेष बातें थी। आप इसी प्रकार नोट्स बनाकर आप उनको याद कर सकते हो। अब अपने क्या करेंगे? एक एक भौतिक प्रदेश को उठाएंगे और उसके बारे में विस्तार से अपने बात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने बात आगे करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने एक एक भौतिक प्रदेश को उठाएंगे और पूरा 0 लेवल से लेकर उसके बारे में 100% जितनी भी बातें हैं सारी बातें अपने कवर करेंगे। यदि आप वीडियो शुरू से एंड तक देखते हो तो वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके। सबसे पहले अपने बात करेंगे किसकी? सबसे पहला भौतिक प्रदेश रहेगा आपका पश्चिमी रेगिस्तान। पश्चिमी रेगिस्तान बोल दो या पश्चिमी मरुस्थल बोल दो, एक ही बात है। अब देखो, आप इसी प्रकार नोट्स बनाएं ताकि आपको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बात करना चाहूंगे कि इस पश्चिमी मरुस्थल के या पश्चिमी जो रेगिस्तान है इसके और क्या क्या नाम है। तो देखो, पश्चिमी रेगिस्तान, रेगिस्तान का मतलब रेत ही रेत है, यानी इसे क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल भी बोलते हैं। और क्या बोल देते हैं? अब यदि आप देखना चाहो तो ये जैसे मान लो अपना राजस्थान हो गया, तो ये यहां से लेकर यहां तक क्या है? आपका मरुस्थल है। ये दिशा आपके उत्तर है, ये आपकी कौन सी दिशा है? पश्चिम है। यानी ये किसका मरुस्थल हो गया? उत्तर पश्चिम का मरुस्थल। किसका मरुस्थल हो गया? उत्तर पश्चिम का मरुस्थल। तो अपने पास में एक नाम और आ गया
उत्तर पश्चिम का मरुस्थल, उत्तर पश्चिम का मरुस्थल, उत्तर पश्चिम का मरुस्थल। और यदि मैं बीकानेर और सरदार से चूरू आसपास का जो क्षेत्र है वो थली नाम से आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थली भी बोलते हैं। थली के साथ साथ में यहाँ इसके मरुस्थल को युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। और पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के तो नए तो नाम ही अच्छे हैं और नए काम ही अच्छे हैं, और पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहा जाता है। और अपने वाले कौन से कम है, इसके पीछे नाम गाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इसे युवा मरुस्थल भी कहते हैं। उसके बाद में यदि बात करना चाहूं तो दो व्यक्ति और है जिन्होंने इनके अलग अलग नाम दिए थे। उसके अंदर सबसे पहले यदि मैं बात करना चाहता हूं तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, एक का नाम क्या है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद है, इन्होंने यहाँ जो मरुस्थल की जैव विविधता अत्यधिक है और यहाँ पर वनस्पति भी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, मृदविद वनस्पति पाई जाती है, इस कारण इसे ईश्वरी प्रसाद ने रुक्ष क्षेत्र कहा है। क्या कहा है, रुक्ष क्षेत्र नाम दिया इस पश्चिमी रेगिस्तान को। फिर एक और व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है हवेनसांग, हवेनसांग। और इस हवेनसांग कौन है, हवेनसांग एक चीनी यात्री है, चीनी यात्री है जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हर्षवर्धन के समय देखो है, हवेनसांग है, हर्षवर्धन के समय आया था, कहां, भारत आया था। और हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का क्या कहते हैं, राजकुमार कहते हैं। तो इस हवेनसांग ने इस पश्चिमी रेगिस्तान यानी थार का मरुस्थल, जिसे अपने युवा मरुस्थल की भी संज्ञा देते हैं, इस मरुस्थल के लिए इन्होंने जो नाम दिया था वो नाम क्या था, गुर्जरात्रा। यानी इन्होंने इस पश्चिमी रेगिस्तान के लिए क्या नाम दिया था, गुर्जरात्रा। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसके लिए क्या नाम दिया था, रुक्ष क्षेत्र। फिर यदि मैं इस रेगिस्तान के मरुस्थल की बात करना चाहूं तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी भारत में और जितने भी मरुस्थल है उन मरुस्थल में से सबसे बड़ा राजस्थान का मरुस्थल है। और यदि मैं बात करना चाहूं भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और यदि आपसे पूछ ले भाई विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की यदि बात करें तो कौन सा मरुस्थल आ जाएगा, सहारा। और सहारा मरुस्थल कहां पर है, आपके अफ्रीका में। कहां पर है, अफ्रीका में। क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सोमबड्डो केव है, सारो है, सोमबड्डो केव है, सारो है। तो सहारा मरुस्थल है कहां पर है, अफ्रीका में। यदि आपसे पूछ ले तो इसका क्षेत्रफल कितना, तो आप बता देना। इसका क्षेत्रफल होता है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की यदि आपसे पूछ ले मिट्टी कैसी है, तो आप बता सकते हो मिट्टी यहाँ की कैसी है, लाल है। और इस मरुस्थल के अंदर विश्व का सबसे अधिक तापमान वाला स्थान हुआ करता था, जिसका नाम क्या था, अल अजीजिया। अल अजीजिया मरुस्थल के अंदर सर्वाधिक तापमान वाला स्थान हुआ करता था। ये तो विश्व के अंदर अपने थोड़ी सी बात कर ली थी। अपने को तो अपने वाला पढ़ना है। तो पश्चिमी रेगिस्तान है वो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यदि आप याद रखना चाहो तो लिख सकते हो ग्रेट पेलियो आर्कटिक, ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा अफ्रीकन। यानी ये जो सहारा का मरुस्थल है इसका पूरा नाम है ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा अफ्रीकन का पूर्वी भूभाग है। अपना पश्चिमी जो रेगिस्तान है पूर्वी भूभाग है। यानी कहने का मतलब ये हो गया पश्चिमी रेगिस्तान है वो सहारा के मरुस्थल का पूर्वी भूभाग है। अपने अभी चर्चा की है उपनाम की और थोड़ी बहुत बात की है अपने रेगिस्तान के मरुस्थल की। अब इसके बाद आगे अपने विस्तार से और भी बात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब अपने नेक्स्ट यदि अब बात करेंगे थार के मरुस्थल की यानी पश्चिमी रेगिस्तान की।
यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका फायदा पहुंचे। यदि मैं बात करना चाहूं अपने थार के मरुस्थल की बात करते हैं तो थार का जो मरुस्थल है वो 2 देशों में फैला हुआ है। थार का मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है? 2 देशों में। अब 2 देश कौन कौन से हैं? एक तो अपना प्यारा भारत, एक तो अपना प्यारा भारत और एक लुच्चा पाकिस्तान। इन 2 देशों के अंदर थार का मरुस्थल है। भारत के अंदर जो मरुस्थल का क्षेत्रफल है वो कितना है? 62% है और पाकिस्तान के अंदर कितना है? 38%। यानी जो थार का मरुस्थल है वो 2 देशों में, भारत और पाकिस्तान में। भारत में कितना परसेंट है? 62 और पाकिस्तान में 38। इस भारत के 62% में 62% का जो क्षेत्रफल है वो 4 राज्यों में फैला हुआ है। 4 राज्यों में, यानी ये मरुस्थल है वो 4 राज्यों में फैला हुआ है। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो मैं यदि बात करना चाहूं तो सबसे पहले आएगा आपका पंजाब। उसके बाद में यदि मैं बात करना चाहूंगा तो वो किसमें? हरियाणा में है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात में भी है और राजस्थान में भी है। यदि मैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात की संयुक्त रूप से बात करना चाहूं तो यहाँ पर 0.89% भूभाग पर क्या है? मरुस्थल है। और अकेले राजस्थान की यदि मैं बात करना चाहूं तो राजस्थान के अंदर 61.11% भूभाग पर क्या है? मरुस्थल है, यानी रेत ही रेत है। ये तो अपने बात की थार के मरुस्थल की। अब यदि मैं यहां से बात करना चाहूं तो ये जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है 2,33,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,33,000 वर्ग किलोमीटर। जिसमें से यदि मैं अपने को तो राजस्थान का पता करना है, तो राजस्थान में क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान में यदि मैं क्षेत्रफल की बात करना चाहता हूं तो राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, यानी 2,33,000 वर्ग किलोमीटर में से 1,75,000 वर्ग किलोमीटर किसमें है? राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर प्रतिशत में पूछ ले तो कितना? 61.11% है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात के अंदर 0.89% है। थार का मरुस्थल 2 देशों में, भारत और पाकिस्तान में। अब यदि मैं आगे बात करना चाहूं तो थार के मरुस्थल की राजस्थान में विस्तार की बात करना चाहूं। राजस्थान में विस्तार, राजस्थान में यदि भी मैं विस्तार की बात करना चाहूं तो राजस्थान के अंदर ये 4 संभागों में, कितने संभागों में है? 4 संभागों में। और 4 संभाग है और चारों संभाग के कितने जिले आ जाते हैं इसके अंदर? 12 जिले आ जाते हैं। कितने जिले आ जाते हैं? 12 जिले इन चारों संभागों के आते हैं। कहने का मतलब यदि मैं संयुक्त रूप से यदि मोटा मोटी बात करूं तो लगभग 2/3 भूभाग पर क्या है? अपने मरुस्थल है राजस्थान में। कितने भूभाग पर? 2/3, यानी 2/3 भूभाग पर क्या है? आपके मरुस्थल है, जिसके अंदर 4 संभाग आते हैं और चारों संभागों के कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। यदि मैं चारों संभाग की बात करना चाहूं तो वो 4 संभाग कौन कौन से हैं? तो मैं यदि लिखना चाहूं तो आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले जैसे आपका आ गया, एक तो बीकानेर आता है, एक आपका जयपुर आएगा, एक आपका जयपुर आएगा और एक आपका अजमेर आएगा। एक आपका क्या आएगा? अजमेर आएगा और एक आपका क्या आएगा? अजमेर आ गया, एक आपका जोधपुर। ये 4 संभाग है। इन चारों संभागों के 12 जिले भी इसके अंदर आते हैं। 12 जिले कौन कौन से वो भी देख लेते हैं अपने। 12 जिले कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करना चाहूं तो अपने गंगानगर से स्टार्ट करते हैं मैप को। तो सबसे पहले आता आपका एक तो गंगानगर, और गंगानगर के पास में क्या है? हनुमानगढ़ है। क्या है? हनुमानगढ़ है। गंगानगर से आगे यदि नेक्स्ट में बात करना तो गंगानगर के नीचे आएगा आपका बीकानेर, बीकानेर के नीचे आएगा आपका जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे आएगा आपका बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे आपका आएगा जालोर, जालोर के नीचे आएगा आपका सिरोही। लेकिन सिरोही पश्चिमी रेगिस्तान में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सिरोही के अंदर तो पहाड़ियां, पर्वत वगैरह स्टार्ट हो जाते, जैसे माउंट आबू जिसे संतों का शिखर कहा है, हिंदोलम्स की भी संज्ञा दी गई है। तो अपने रेगिस्तान में तो कोई अपने पर्वत है नहीं। तो सबसे ऊंचा स्थान कहां पर है? सिरोही के अंदर है। यानी ऊंचे की जब भी बात आती है तो सिरोही आता है।
तो अपने तो यहाँ पर ऊंचे की कोई विशेष बात यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब सिरोही इसके अंदर आता नहीं है। जालोर आ गया, जालोर के बाद में यदि मैं बात करना चाहूँ तो एक आ गया पाली, पाली और एक क्या था आपका जोधपुर। उसके बाद में यदि मैं बात करता हूँ तो शेखावटी क्षेत्र भी आता है। शेखावटी क्षेत्र के अंदर यदि मैं बात करूँ तो एक हो गया चूरू, एक हो गया आपके झुंझुनू और एक हो गया आपका सीकर और एक आपका क्या गया नागौर। तो ये जो 12 जिले हैं वो 12 जिले इस पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर आते हैं। पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर 4 संभाग और 12 जिले आते हैं और लगभग राजस्थान का 2/3 भूभाग कवर करते हैं। और क्षेत्रफल में यदि पूछे तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशत के अंदर यदि बात पूछे तो 61.11% है। पूरे भारत के अंदर थार का मरुस्थल 62% है, जो 4 राज्यों में फैला हुआ है। 4 राज्य पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर आगे नेक्स्ट और बात करेंगे इसके बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो ये तो अपने मोटा मोटी बातें चल रही है। अब अपने नेक्स्ट इसके बात को पढ़ते हैं। देखो, यदि अब मैं 12 दिन राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है यदि मैं पूछना चाहूं तो राजस्थान का क्षेत्रफल नहीं कि मैंने मरुस्थल का पूछा, यहाँ पर मैंने कहा गया राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल सबको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। यदि मैं आपसे पूछ लूं अरावली के पश्चिम में राजस्थान का क्षेत्रफल, अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में राजस्थान, अरावली के पश्चिम में राजस्थान कितना प्रतिशत है? 58% है। कहने का मतलब जैसे अपना ये प्यारा राजस्थान, इस प्यारे राजस्थान में जैसे मान लो ये होगी आपकी अरावली, इस अरावली के यदि मैं बात करना चाहूं तो इस अरावली के इधर इधर राजस्थान कितना है? 58% है। कितना है? 58% है। लेकिन राजस्थान में मरुस्थल कितना है? तो आपका जवाब आएगा 61.11%। अब आप कहोगे सर अरावली जब स्टार्ट होती है तो वहां पर मरुस्थल है नहीं, तो अरावली के इधर यदि ये 58% है तो ये 61.11 कैसे हुआ? तो अपने इसी के बारे में अब बात करेंगे भी, ये 61.11 कैसे हुआ। देखो, आपने एक नाम सुना होगा रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च या मार्च नाम सुना होगा। मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना। रेगिस्तान का मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना। जैसे आपने सुना होगा फौज मार्च कर रही है, इसका मतलब आगे बढ़ रही है फौज। तो रेगिस्तान का मार्च का मतलब हो गया मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो जो ये आपके अरावली है, अरावली के अंदर इधर क्या होगी? आपके पहाड़ियां ही पहाड़ियां होंगी और इन पहाड़ियों के इसमें क्या होगा? गैप होगा। यहाँ पर क्या ये गैप है और इस साइड में अपने क्या है? रेत ही रेत है। जैसे ये रेगिस्तान का मार्च होता है तो रेत आगे बढ़ती है, आगे बढ़ेगी तो ये जो आपका गैप है, इन गैप से आगे इधर इस साइड में ये रेत आ जाएगी और यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा? मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। इस कारण 61.11% भूभाग पर क्या आपके मरुस्थल है। और जबकि अरावली के इधर राजस्थान कुल कितना 58% है। तो ये मरुस्थल रेगिस्तान का मार्च है, यानी मरुस्थल का आगे बढ़ना। तो ये आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? तो आगे बढ़ाने का एक गांव है जिसका नाम है नाचना, और नाच कर ये आगे बढ़ाता है। नाचना गांव कहां पर? आपके जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। तो इस के कारण क्या है? 61% भूभाग पर क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाया जाता है। अब यदि रेगिस्तान के मार्च है, इसकी मैं यदि दिशा की बात करना चाहूं तो जैसे मान लो ये आपका पूरा मरुस्थल है तो इसकी दिशा इस प्रकार है, और इस दिशा को ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? प्लस चिन्ह किया। कभी भी दिशा ज्ञात करनी हो तो उस क्षेत्र के अंदर प्लस का निशान लगा लो। ऊपर क्या आ जाएगा? उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। तो यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है दिशा। कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व।
उत्तर पूर्व। आपसे पूछ ले रेगिस्तान का जो मार्ग है उसकी दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे यहाँ पर आपके मरुस्थल कंप्लीट होता है गंगानगर हनुमानगढ़ वाली साइड, तो इधर आपने जैसे आगे चलेंगे तो इधर क्या देगा, हरियाणा, क्या देगा, हरियाणा। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है, हरियाणा है। रेगिस्तान के मार्ग से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है, हरियाणा है, क्योंकि इसकी दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी किसकी तरफ बढ़ रहा है, ये हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा, हरियाणा होगा। प्रभावित कौन है इससे, हरियाणा सबसे ज्यादा प्रभावित है इससे। तो ये तो अपने रेगिस्तान के मार्ग की बात होगी। एक नाम और आता है, एक गांव का नाम और आता है जिसका नाम है समगांव। समगांव में क्या होता है, समगांव में साफ ही हो गई है क्या, वनस्पति, यानी ये कैसा गांव है, वनस्पति रहित गांव है, यानी यहाँ पर वनस्पति सारी की सारी क्या हो गई है, तो साफ हो गई है, नष्ट हो गई है। और समगांव भी कहां पड़ता है, जैसलमेर के अंदर पड़ता है। एक गांव तो मरुस्थल को बढ़ाने का काम करता है और एक गांव क्या हो गया, साफ ही हो गया है, वनस्पति के अंदर है। तो आपको उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आएगी भी 58% और 61.11% कैसे है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपने राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है उसकी कुछ विशेष बातों की अपने बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अपने जो राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल है, उस राजस्थान के थार के मरुस्थल के अंदर जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की बात करेंगे। यानी थार के मरुस्थल की विशेषताएं, थार के मरुस्थल की विशेषताएं की बात करता हूं। सबसे पहले अपने बात करेंगे अवशेष की, यानी थार का मरुस्थल जो राजस्थान में वो किसका अवशेष है। आपने शुरू के अंदर पढ़ा था, मैंने बताया था 33 गोंडवाना, यानी किसका अवशेष है, ये 33 सागर का अवशेष है। उसके बाद में यदि मैं बात करना चाहूं तो इसका निर्माण, यानी इसका निर्माण कब हुआ है, तो थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ है वो ट्रसरी काल में हुआ है। ट्रसरी व प्लेस्टिनोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। फिर यदि मैं बात करना चाहूं तो इसकी स्थिति के लिए मैंने बताया था, अपने नाम पढ़ा था, उत्तर पश्चिम का मरुस्थल, यानी राजस्थान के उत्तर पश्चिम में इसकी स्थिति कहां पर हो जाएगी, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। फिर यदि मैं बात करना चाहूं तो नंबर 4 में यदि मैं बात करना चाहूं तो मिट्टी, तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, देखो रेगिस्तान है तो रेत है, यानी यहाँ की मिट्टी कैसी है, रेतीली है। कैसी है, रेतीली है। रेतीली बोल सकते हैं, अपने बलुई बोल सकते हैं, या संयुक्त रूप से यदि आपने बोलना चाहो तो यहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मृदा यानी मिट्टी एंटीसोल प्रकार की यहाँ पर क्या पाई जाती है, मृदा पाई जाती है। फिर यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर वनस्पति की, तो यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति का नाम है मरूदबिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जीरोफाइट्स होता है, यानी जीरोफाइट भी बोल सकते हैं। वनस्पति के बाद में यदि मैं बात करना चाहूं तो यहाँ की जलवायु। अब जलवायु में यदि बात करना चाहूं तो यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क है, यानी कम वर्षा होती है, सूखा है इलाका, और थोड़ी बहुत होती भी है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अशुष्क। कुल मिलाकर यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है। यदि शुष्क है तो अपने सबसे पहले बात करेंगे शुष्क जिला। तो राजस्थान के थार के मरुस्थल के अंदर सबसे शुष्क जिला कौन सा है, जैसलमेर है। सबसे शुष्क जिला कौन सा है, जैसलमेर है। और शुष्क जिला है तो उसके बाद में मैं यदि शुष्क स्थान की बात करना चाहूं तो शुष्क स्थान कौन सा हो जाएगा, आपका फलोदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फलोदी हो जाएगा। और फलोदी कहां पर पड़ता है, आपके जोधपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, आपके जोधपुर के अंदर पड़ता है। और यदि मैं बात करना चाहूं सबसे ठंडा व गर्म जिला,
सबसे वह ठंडा व गर्म जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा चूरू। क्या हो जाएगा, चूरू। फिर यदि मैं यहाँ पर तापमान की बात करना चाहता हूँ तो वैसे मरुस्थल के अंदर जो तापमान है वो उच्च पाया जाता है, लेकिन यदि मैं यहाँ के वार्षिक तापमान की बात करना चाहूँ, कौन से तापमान की, पूरे वर्ष भर का तापमान यानी एवरेज, एक एवरेज तापमान की यदि मैं बात करना चाहूँ तो वार्षिक तापमान यहाँ पर कितना है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान है। फिर यदि मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ की प्रमुख नदी, प्रमुख नदी कौन सी है, तो यदि मैं प्रमुख नदी की बात करना चाहूँ, प्रमुख नदी है आपके, एक तो यहाँ पर अपने गगर जो गंगानगर हनुमानगढ़ में है, और एक लूनी जो बाड़मेर वाले क्षेत्र में है, अजमेर के नाल पहाड़ से स्टार्ट होती है। गगर व लूनी यहाँ की प्रमुख नदी है। उसके बाद में अपने यदि बात करना चाहें यहाँ की प्रमुख नहर, क्या, प्रमुख नहर की यदि मैं बात करना चाहूँ तो प्रमुख नहर कौन सी हो जाएगी आपके, इंदिरा गांधी हो जाएगी, जिसके द्वारा इस संपूर्ण मरुस्थल में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध होती है। ये अपने कुछ विशेष बातें थी जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा है। और यदि मैं बात करना चाहूँ तो इसके थार के मरुस्थल की यदि लंबाई यदि आपने राजस्थान में देखें तो लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर है थार के मरुस्थल की। और चौड़ाई की यदि मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ की लगभग चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर इसकी क्या है, थार के मरुस्थल की चौड़ाई है। और यदि मैं बात करना चाहूँ तो इस थार के मरुस्थल के अंदर राज्य की, प्रदेश की यानी राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और यदि मैं थार के मरुस्थल के क्षेत्रफल की बात करना चाहूँ तो क्षेत्रफल कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसे आपने बोल सकते हैं 61.11% भूभाग पर क्या पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है। ये कुछ एक थार के मरुस्थल की बातें थी। इसके बारे में 4-5 बातें और है जिनके बारे में अपने अभी पढ़ेंगे। एक बार आपको इसको रिपीट करते हैं। अवशेष किसका है, तैतीस सागर का निर्माण कब हुआ था, ट्रेसरी या प्लेस्टिनोसीन काल में हुआ था। स्थिति राजस्थान की कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम में। मैंने आपको शुरू में बताया था, यानी जैसे आपका ये राजस्थान हो गया तो इस थार का मरुस्थल यहाँ पर आपके यहाँ पर है, तो यहाँ ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर है, और इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम में, यानी कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। मिट्टी यहाँ पर कौन सी है, रेतीली या बलुई, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, एंटी सोल बोल सकते हैं। और वनस्पति यहाँ पर कौन सी है, मरुभूमि, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, जीरोफाइट्स। और जलवायु कैसी है, शुष्क और शुष्क, या कुल मिला के अपने बोल सकते हैं यहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है। सबसे शुष्क जिला जैसलमेर, सबसे शुष्क स्थान फलोदी, और सबसे ठंडा व गर्म जिला कौन सा हो गया, चूरू। यहाँ के तापमान की बात करना चाहूँ, तापमान वैसे तो यहाँ पर क्या रहता है, उच्च रहता है, लेकिन वार्षिक तापमान कितना है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। और प्रमुख नदी कौन सी है, गगर व लूनी है। गगर नदी गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में बहती है, और लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नाल पहाड़ से होता है। फिर यहाँ पर बात करना चाहूँ प्रमुख नहर कौन सी आपके, इंदिरा गांधी है। और इस थार के मरुस्थल की यदि मैं लंबाई की बात करना चाहूँ तो लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर है। यहाँ प्रदेश की 40% जनसंख्या निवास करती है। और इस थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, या 61.11% भूभाग पर क्या है, यह आपका थार का मरुस्थल है। एक यदि इसके अंदर और बात करना चाहूँ तो मैं अपने लिख सकता हूँ, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य भी पाया जाता है। यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य भी पाया जाता है, और उस अभ्यारण्य का नाम क्या है, मरु उद्यान है। क्या नाम है, मरु उद्यान है। और मरु उद्यान है वो 2 जिलों में है, 2 जिलों में। कौन कौन से में, एक तो जैसलमेर जिले में और एक बाड़मेर जिले में। इन 2 जिलों में फैला हुआ है राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य मरु उद्यान है, जिसका नाम जैसलमेर बाड़मेर में। यदि आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो कितना है, 31 और 31 दूना 62, यानी 3162 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और यदि मैं इसके अंदर यदि आपसे पूछ ले राजस्थान के थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार, राजस्थान के थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार पूछ ले, या राजस्थान के मरुस्थल का मरु केंद्र या मरुस्थल का केंद्र पूछ ले, या आपसे पूछ ले मरुस्थल का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार, तो आप सबका इन सबका एक उत्तर आता है, क्या, जोधपुर। क्या आता है, जोधपुर। यानी मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, मरुस्थल का मरु केंद्र जयपुर,
सिंहद्वार, जोधपुर। ये राजस्थान के मरुस्थल के, थार के मरुस्थल की कुछ एक विशेष बातें थी। 4-5 विशेष बातें कुछ और है जिनके बारे में अपने अभी पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अपने नेक्स्ट इसके 4-5 बातें और रहेगी, उसके बारे में अपने बात करेंगे विशेषताओं के अंदर। देखो, तो ये जो थार का मरुस्थल है अपना, जो थार का मरुस्थल है वो विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। यानी विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अपना थार का मरुस्थल है, विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। और इसके अलावा यदि मैं बात करना चाहूं तो विश्व में सर्वाधिक वनस्पति व जैव विविधता वाला भी है, जैव विविधता वाला मरुस्थल। यानी राजस्थान का और कोई मरुस्थल ऐसे नहीं है जिनके अंदर वनस्पति और जैव विविधता इतनी पाई जाती है जितनी अपने थार के मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। इसके साथ साथ में यदि मैं और बात करना चाहूं तो यहाँ विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। यानी राजस्थान के थार के मरुस्थल के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, किसी और मरुस्थल के अंदर इतनी जनसंख्या निवास नहीं करती है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या, और जनसंख्या तो निवास करती है, साथ में जनसंख्या घनत्व भी सबसे अधिक है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या और जनघनत्व पाया जाता है, और ऐसा कोई मरुस्थल नहीं है जिसके अंदर अपने क्या है इतनी जनसंख्या और घनत्व पाया जा सकता है। फिर यदि मैं बात करना चाहूं तो नंबर 4, यह भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब हो गया भारत और भारत के आसपास का उपमहाद्वीप, भारत और भारत के पड़ोसी देश। भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को क्या करता है? नियमित करता है। ऋतु चक्र को नियमित करता है, ऋतु चक्र को क्या करता है? नियमित करता है, ऋतु चक्र को नियमित करता है। और मैं यदि बात करना चाहूं तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है, मानसून को आकर्षित करता है। अब देखो भाई, ये ऋतु चक्र और मानसून को आकर्षित कैसे करता है? तो देखें, अब देखो जो आपका भारत है, उस भारत के अंदर आपका क्या है? राजस्थान है, अपना क्या है? राजस्थान है। जैसे हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर का तापमान क्या होता है? कम होता है। तापमान क्या होता है? कम होता है। तापमान कम होता है और वायुदाब क्या होता है? उच्च होता है। वायुदाब क्या होता है? उच्च। वायुदाब क्या होता है? उच्च। अपने जो राजस्थान का थार का मरुस्थल है उसके अंदर तापमान तो उच्च होता है और वायुदाब क्या होता है? निम्न होता है। वायुदाब क्या होता है? निम्न होता है। अब देखो, यहां से ठंडी हवा या बूंदों के रूप में हवा है वो उठेगी ऊपर की ओर। क्यों उठेगी? क्योंकि हमेशा वायुदाब है, हवा है जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर चलती है। यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहां पर है? राजस्थान के थार के मरुस्थल के अंदर। राजस्थान का थार का मरुस्थल कहां पर है? भारत के अंदर है, भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में। तो जैसे ही वहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्रफल बनता है तो यहाँ के जो हिंद महासागर है या अरब सागर है, उस अरब सागर की ओर से जो ये हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठती है राजस्थान के थार के मरुस्थल की ओर, जिसके फलस्वरूप भारत और भारत के उपमहाद्वीप के अंदर क्या होती है? वर्षा होती है। और उस वर्षा के कारण ही यहाँ पर क्या बनती है? ऋतुएं बनती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वैसे ये जो मानसून और ऋतु चक्र वाली जो बात है आपके जलवायु वाले टॉपिक में पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी।
आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद में अपने नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे, राजस्थान के थार के गुरुकुल को कितने भागों में बांटा गया, और बहुत सी बातें इसके बारे में अभी बाकी है, जिसका अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनका लाभ मिले। और यदि किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए, ताकि उस समस्या का निदान किया जा सके। ओके, थैंक यू।